हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन में बच्चों हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट द वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ब बच्चों इसका मतलब होता है क्रिया। इसकी परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। दो प्रकार की परिभाषा है। द वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वह शब्द है जो हमको किसी व्यक्ति के, स्थान के या वस्तु के बारे में कुछ बताता है। दूसरी परिभाषा है द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्रिया वह शब्द है जो किसी काम के करने या किसी की अवस्था या किसी के होने को बताता है। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब या क्रिया कहते हैं। एक्शन जैसे रन, वॉक, क्राई, लाफ, टीच, लर्न इत्यादि मतलब खेलना, दौड़ना, रोना, हंसना, खाना, पीना। इनको पहचानना बहुत आसान है। अंत में ना की साउंड आती है इसमें ना। हर शब्द जैसे खेलना, जाना, आना, रोना, हंसना, पढ़ना, कूदना, उछलना इत्यादि में सब में आप देखिएगा अंत में ना आता है। एक्शन है ये। और बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, ये सब जो शब्द हैं ये अवस्था को बताते हैं किसी के होने को। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मंदिर में हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं विद्यालय में हूँ। आई एम इन टेम्पल। तो यहाँ पे मैं मंदिर में हूँ लेकिन मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू द टेम्पल, मैं मंदिर जा रही हूँ, तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो मैं मंदिर में हूँ, मैं खुशी हूँ, खुश हूँ, मैं दुखी हूँ। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर। तो यहाँ पे जो इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सारे शब्द आते हैं यह बीइंग अवस्था को बताते हैं, किसी चीज के होने को बताते हैं। तो यहाँ पे आज हम इन्हीं को बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आगे और बताऊंगी आप लोग को। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो ये हमारी बीइंग यानी होने को बता रहे हैं। तो एम है जो यहाँ पे हमारा यह भी एक वर्ब है। इसके टाइप कौन से मैं फिर बताऊंगी। दे आर सैड, वे दुखी हैं। अब देखिए यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे आर आ गया ना। तो ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन के अकॉर्डिंग जो वर्ब है चेंज होती है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्रोनाउन में मैंने सारी चीजें बताया था कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, तो आप देख सकते हैं। तो दे प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ आर आएगा। अब जैसे ही इज लाफिंग है ना, वह हंस रही, ठीक है, वो हंस रही। क्यों हंस रही, कैसे हंस रही, इसका मतलब नहीं, अपने आप में कंप्लीट। ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। सॉरी, ही यहाँ पे सी नहीं, ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। राम इज इन टेम्पल, राम कहाँ है? मंदिर में है। अगला है राम इज गोइंग टू द टेम्पल, राम मंदिर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी इज इस्तेमाल है और यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल। लेकिन ये वाले पहले सेंटेंस में राम की अवस्था को बता रहा है, दशा को बता रहा है, कहाँ है वो बता रहा है। और दूसरे में एक्शन को बता रहा है कि राम मंदिर जा रहा है। राम इज गोइंग टू द टेम्पल। तो यहाँ पे दो वर्ब हो गए, इज और गोइंग। तो यहाँ पे गोइंग क्या? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। राम वाज हैप्पी, राम प्रसन्न था। अब यहाँ पे वर्तमान की बात नहीं हो रही, भूतकाल की बात हो रही, समय की बात हो रही कि वह खुश था। आज वो कैसा, इसके बारे में बात नहीं हो रही। कल वह खुश था, कल या कल के पहले जो बीत गया उसमें वह खुश था। यहाँ पे वाज। तो जो हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस का जो आधार है बच्चों वो क्रिया है, वर्ब है। तो इसलिए हम टेंस पढ़ने के पहले आपको वर्ब की पूरी डिटेल बताना चाहते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे इज और गोइंग। तो यहाँ पे मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब बच्चों ये एक्शन बताती है ना, कार्य जो वर्क डन हो चुका उसके बारे में बताती है। और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज के होने को बताती है। तो इस परिभाषा को आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा कि एक्शन का मतलब क्या है और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो मेन वर्ब है ये वाक्य में क्यों जरूरी। यह मेन वर्ब जो होती है इंजन का कार्य करती है ना। इंजन जैसे ताकत देता है किसी भी मशीन को। आप हवाई जहाज भी देखे हैं, रेलगाड़ी भी देखे हैं, आटा चक्की, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, टीवी, सब में कोई ना कोई प्रकार का इंजन लगा रहता है। जैसी मशीन वैसा इंजन। तो ये इंजन जैसे मशीन को ताकत देता है, ऐसी वर्ब हमारे वाक्यों को, हमारे सेंटेंस को पावर देती है, पावर देने का काम करता है। और जैसे मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे इसमें एक से ज्यादा वर्ब है। तो हाँ, वर्ब अभी मैं बताऊंगी कितने प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब बोलना चाहिए इसको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फिर मेन वर्ब के भी बहुत सारे टाइप हैं और हेल्पिंग वर्ब के भी बहुत सारे टाइप है, अभी मैं बताऊंगी। और आज के वीडियो सेशन में हम जो हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब है, दूसरा होता है मॉडल्स।
तो आज हम ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल से पढ़ेंगे कि कहाँ से और कैसे इनका उपयोग होता है, पूरा ट्रिक बताऊंगी आपको। तो इंजन की हम बात कर रहे थे, आखिर किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब कैसे काम आती। बच्चों आप लोग हवाई जहाज हेलीकॉप्टर देखे होंगे, इसमें साइड में पंखुड़ी भी लगी रहती जो घूमता है, उससे मदद मिलती है हेलीकॉप्टर को उड़ने पर। तो हेलीकॉप्टर के अंदर जो इंजन लगा वो अलग होगा, उसकी पंखुड़ी को घुमाने के लिए जो इंजन लगा वो अलग होगा। मतलब एक ही जो यंत्र है उसमें तरह तरह की वर्क के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स को रन करने के लिए भी हमको छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के इंजन लगाने पड़ते हैं, और सब मिलके कोऑर्डिनेटली तथा संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, तब वो मशीन अच्छे से काम करती है। तो इसी तरीके से इसका अलग महत्व, इसका अलग महत्व। अगर आप इसको हटा देंगे तो यह वाक्य इनकम्प्लीट होगा, अच्छा नहीं होगा, गलत बन जाएगा, और अगर आप इसको हटा देते हैं तब भी सेंटेंस नहीं बने। ये दोनों ही मिलके इस सेंटेंस को पावर दे रहे हैं। तो बताने का मतलब ये है कि हम जरूरत के हिसाब से छोटा इंजन बड़ा इंजन लगाते हैं, वैसे हम सेंटेंस में उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब लगाते हैं। तो चलिए अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल से जानते हैं। बच्चों वर्ब के मैंने पार्ट्स आपको बताए हैं कि हेल्पिंग और एक्शन। जैसे अभी मैंने बताया कि इंजन जो है तरह तरह के छोटे बड़े किसी भी मशीन को ताकत देते हैं, पावर देते हैं, वैसे ही किसी भी सेंटेंस में हमको कई बार एक से ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो छोटी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, और मेन जो वर्ब होती है मेन एक्शन करती है, एक्शन वर्ब कहलाती है। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल। इनको मॉडल्स भी बोलते हैं, मॉडल वर्ब है। और ऐसी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो मेन वर्ब होती है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म, ऐसे वाक्य जिसमें कर्म चाहिए, और अकर्मक बिना कर्म के बने वाक्य इंट्रांजिटिव। ये ऐसी क्रियाएं जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इसको हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे। अब ऑक्सिलरी वर्ब है जो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सारी प्रेजेंट और पास्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग टू होती हैं। और दूसरे मॉडल वर्ब्स, ये ताकत बताती, शक्ति, इच्छा शक्ति है ना, कैसे हम कर रहे हैं, कैन, कर सकता हूँ मैं, वुड, माइट, शुड, वुड, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब बच्चों इस प्रकार से होती हैं, ये देखिए, डू, डज, डिड। जैसे टू डू, इसको डी बोलते हैं। टू हैव वाली, और टू बी मतलब होना, खुश होना, दुखी होना, नाराज होना, है ना, इस तरीके से। अब डू, डज और डिड, अभी देखिए सब ये हमारे डू और डज प्रेजेंट टेंस के लिए हैं, जो वर्तमान में कार्य हो रहा है उसको बताने के लिए, जो भूत में हो चुका उसके लिए डिड। ऐसे हैज और हैव और हैड, हैज और हैव वर्तमान के लिए है प्रेजेंट, और हैड जो पास्ट टेंस भूतकाल के लिए, इसका मतलब होता है रखना। और टू भी मतलब होना। इज, एम, आर, वेयर ये हमारे प्रेजेंट के लिए है, और वाज, वेयर पास्ट के लिए है। अब ये सिंगुलर और प्लूरल, आप लोग मेरा प्रोनाउन का, नाउन का चैप्टर जरूर देख लीजिए यूट्यूब में, उसमें मैंने सारा चीज डिटेल में बताया, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म में क्या इस्तेमाल होता है, प्लूरल फॉर्म में इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा बनता है। तो जब मैं आई की बात करूंगी तो एम आएगा, ही, सी, इट की बात करूंगी तो इज आएगा, वैसे हैज और हैव आता है, और डू। बहुत सारे जैसे दे हो गया, वी हो गया, और वहाँ पे आर और वेयर, वेयर पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, इसको यहाँ मिटा देती हूँ। और जो आर है प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। जो डज है, बहुत सारे लोग पूछ को पसंद नहीं करते, तो जहाँ कम लोग की बात होती है ना, थर्ड पर्सन हो और एक हो थर्ड पर्सन, तीसरे किसी व्यक्ति की बात होती है, तो वहाँ पे डज का इस्तेमाल होगा। जब इसके हम सेंटेंस आपको आगे बताएंगे तो क्लियर होगा। और डिड पास्ट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में, और वाज, वेयर भी पास्ट टेंस में, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर का इस्तेमाल होता है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हैज, हैव और हैड के साथ कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो रहता ही करता, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहाँ पे भी इज, एम, आर, वाज, वेयर होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के इसके सेंटेंस बनाते हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम आपको बताएंगे। अब हम ये इज, एम, आर, वाज, वेयर सब कहाँ से आया, इसको मैं आप लोग को डिटेल से बताती हूँ। अब जैसे इज, एम, आर का इस्तेमाल क्यों करते, जब मैंने बताया आप लोग को वर्ब मतलब होना होता है, टू बी। तो अगर मैं बोलूँ मैं दुखी हूँ, अपने लिए बोलूँ, तो बी का मतलब होता, मैंने बताया टू बी का मतलब होना। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आई बी सैड, आई बी हैप्पी। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं लिखते, आई बी क्यों नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं आई एम सैड, आई एम हैप्पी, ऐसे क्यों लिखते हैं। मैं दुखी हूं ना, मैं दुखी हूं उसको थोड़ी पढ़ेगा। अगर मैंने आई बी लिखा है तो क्या होगा, मैं दुखी हूं ना,
तो इस वाक्य तो नहीं बनेगा। तो हमको यहाँ पे आई एम सैड, यू आर सैड, यू का इस्तेमाल करेंगे तो आर आ जाएगा, यू आर सैड। ही का इस्तेमाल करेंगे तो ही इज सैड, सी का इस्तेमाल करेंगे तो सी इज सैड। दे का अगर सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा तो दे आर सैड, ऐसे इस्तेमाल होता है। तो ये इज एम आर जो है इस तरीके से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। तो बी की जगह हम, बी मतलब होना होता है, तो इसको अगर मैं दुखी होना, मैं प्रसन्न होना, मैं रोना, मैं खाना, ऐसे नहीं बोल सकते ना अपन। तो हम यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे मैं दुखी हूँ, तो हूँ का जो है एम से आता है। वह दुखी है तो आर आएगा, वह दुखी है थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ही और सी थर्ड पर्सन है, और दे क्या है हमारा प्लूरल फॉर्म में आता है थर्ड पर्सन में, तो आर का इस्तेमाल होता है। तो पर्सन वाला वीडियो आप देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो बी की जगह इज एम आर का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं, हम सेंटेंस में बी नहीं लिख सकते। अब इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, ये हम आपको बताते हैं। यूजेज ऑफ आर, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये देखते हैं। या किसी की अवस्था है ना, टू शो स्टेट, एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ना, जैसे यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो, यू आर ए डॉक्टर, आई एम सिक, मेरे अवस्था है कि मैं बीमार हूँ, रामा इज अ गुड डांसर, रामा के विषय में बता रहा है ना कि वो अच्छी डांसर, अच्छी टीचर है, अच्छी डॉक्टर, इस तरीके से। तो पहला किसी की अवस्था को या उसके अस्तित्व को बताने के लिए इज एम आर का इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसको देखें तो देखिए सब्जेक्ट है ना, और ये ऑब्जेक्ट है, और बीच में हमारी वर्ब है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में इंग्लिश में हमेशा वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही इंग्लिश सेंटेंस को बनाने का सिद्धांत है। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। इसका भी मैंने वीडियो यूट्यूब में डाल चुकी हूँ, और पिछले साल मैंने इसकी लगातार क्लासेस भी ली थी कि कैसे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, और कैसे मेन ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को भी पहचानते हैं। पहला हो गया। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जानते हैं टेंस क्या होता है, किस समय किसी कार्य के होने को बताता है। तो कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, ये जो होता है निरंतरता, लगातार को बताता है। जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तभी मेरा वीडियो बनाना जारी है, बंद नहीं हुआ। तो इस कंटिन्यूअस निरंतरता, लगातार की क्रिया को जो बताता है उसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी इज, एम और आर का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वाज और वेयर का इस्तेमाल होता है। तो जैसे आई के साथ आई एम गोइंग, आई एम टीचिंग, दे आर टीचिंग, यू आर टीचिंग, ही इज टीचिंग, सी इज टीचिंग, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। आई के साथ एम, दे और यू के साथ आर, और ही और सी के साथ इज, और इट भी आएगा उसके साथ भी इज का इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका इस्तेमाल हुआ। तीसरा पैसिव वॉइस में, ये जब आप टेंस के बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब आप अच्छे से इसको जान पाएंगे। पैसिव वॉइस क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें क्या बताया जाता है कि किसी के द्वारा काम का होना, किसी के द्वारा, जब हम किसी अन्य के द्वारा काम, किसी के द्वारा कोई काम को कराते हैं, जैसे मेरे द्वारा क्लास पढ़ाई जा रही है, मेरे द्वारा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, जब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तब वहाँ पे भी इज, एम आर, वाज, वेयर का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखें, आई एम टॉट, और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, जैन सर या अग्रवाल मैडम, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे जैन सर लिखा। दूसरा, वी आर स्कॉल्डेड बाय यू, आपके द्वारा हमें डांटा जा रहा है, बाय यू या बाय माई मॉम, बाय आंटी, है ना, बाय माई नेबर, बाय टीचर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए बाय का इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में, इज, एम, आर का हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन रूप हैं जहाँ पे इज, एम, आर का इस्तेमाल होता है। पहला है टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, दूसरा पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से हो गया। वाज, वेयर का जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा ना, इसको भी मैं बता देती हूँ। भूतकाल में किसी व्यक्ति, वस्तु की अवस्था, स्थिति और कार्य को दिखाने के लिए, है ना, भूतकाल में। जैसे मैंने बोला मैं दुखी हूँ, मैं दुखी थी, मैं प्रसन्न थी, है ना, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर थी, आई वॉज अ टीचर, थी तब, सी वॉज अ टीचर, सी वॉज अ डांसर, अब नहीं है वो, पहले डांसर थी। मैं कल की बात करूँ, मैं कल हैप्पी थी,
आई वॉज हैप्पी, खुश थी, कल की बात हो रही। तो भूतकाल में जब स्थिति को, अवस्था को बताया जाता है तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। वी वेयर हैप्पी, हम प्रसन्न थे। वी वेयर सैड, तो यहाँ पे वाज और वेयर का इस तरीके से इस्तेमाल होता है। पास्ट कंटिन्यूअस, वर्तमान में जो कार्य चल रहा है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। भूतकाल में कोई काम चालू रहता है तो वहां पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल में वाज का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कल लेटर लिख रही थी ना, या वह कल लेटर लिख रही थी, या आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रही थी। अब वो काम नहीं कर रही, कभी मैं ये काम कर रही थी, कल परसों इसके पहले कब कर रही थी नहीं पता, लेकिन मैं कर रही थी। तो आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो ये वाज और वेयर। दे वेयर, वे मंदिर या बगीचा जा रहे थे। दे वेयर प्लेइंग, है ना, वे खेल रहे थे। तो इस तरीके से जब भूतकाल में कोई काम के होने का पता चलता है तो यह क्या होता है, वहां पे भी वाज और वेयर का इस्तेमाल होता है। तीसरा पैसिव वॉइस, भूतकाल में जब कोई पैसिव वॉइस मतलब उसके द्वारा यह काम कराया गया था। जैसे मैं बोली मुझे डांट आपके द्वारा हम लोगों को डांट पड़ी, आपके द्वारा हम लोग को डांट पड़ी थी, है ना। तो वहां पे वी वाज स्कॉल्डेड बाय यू, तो इज की जगह वाज आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल लिखना हो पैसिव वॉइस के लिए, ये तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इसका भी मैंने बता दिया। तीसरा पैसिव वॉइस के लिए ना, इसका एग्जांपल है जैसे रेखा, रेनू वाज हो जाएगा। टॉट, पढ़ाई जा रही थी। बाय, हर मदर, अपनी मम्मी के द्वारा रेनू पढ़ रही थी, पढ़ाई जा रही थी, सिखा रही थी उसकी मम्मी उसको। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में जैसे हमने इज एम आर का इस्तेमाल बताया प्रेजेंट के लिए, वैसे ही पास्ट के लिए वाज वेयर का इस्तेमाल होता है। इन सब के अलावा वाज वेयर का और भी इस्तेमाल होता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? यदि मैं होता, यदि मैं वहां पर होता, यदि मैं अमीर होता, यदि मैं गरीब होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं करता। जैसे मैं अमीर होती तो मैं बहुत चैरिटी वर्क करती, समाज सेवा का कार्य करती। मेरे पास समय होता तो मैं बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस लेती, गांव गली गली जाकर, मतलब मैं अगर ऐसी होती तो मैं ऐसा करती। तो वहां पे भी इनका इस्तेमाल होता है। तो इसका रूल क्या है? पहले इफ आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वाज वेयर आता है। इफ से स्टार्ट होता है, इफ आई वेयर। यदि मैं धनाढ्य महिला होती तो मैं बहुत चैरिटी करती। तो इफ आई वाज है ना, मैं होती तो मैं ऐसा करती। अब देखिए यहाँ पे डाउट है कि यहाँ पे आई वाज होगा कि आई वेयर। यहाँ पे आई वेयर होगा। एक और सेंटेंस में बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आई के साथ वेयर, वाज नहीं होगा, यहाँ पे वाज। तो क्यों, कैसे हो रहा है ये? यदि मैं धनाढ्य महिला होती, यदि मैं प्रधानमंत्री होती, यदि मैं मंत्री होती, यदि मैं शिक्षा मंत्री होती। अनरियल, ऐसा हो सकता है क्या? मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूँ क्या? ये नहीं, असंभव सी चीजें है ना। बहुत धनाढ्य की सब बोलते हैं लेकिन करते कोई नहीं, तो ये अनरियल है, तो वहां पे वेयर होगा। लेकिन इफ आई वाज रूड टू यू आई अपोलाइज, मैं कठोर होती तो मैं माफी मांगती, है ना, अपोलोजाइज। तो मैं कठोर हो सकती हूँ, हो सकता है किसी समय क्षणिक आवेश में आकर मैं गुस्सा हूँ पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को, वो संभव है, वो हो सकता है, भावना से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आई के साथ वाज हुआ। यहाँ पे जब अनरियल कंडीशंस होती तो आई के साथ वेयर का इस्तेमाल होता है, और जब ऐसी सिचुएशन जो हो सकती है, पॉसिबल है, तो वहां पे आई के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। अनरियल माना अनएक्सपेक्टेड। तो इस तरीके से वाज वेयर भी मैंने आप लोग को बता दिया कंडीशनल सेंटेंस में कैसे होते हैं। कंडीशनल भी हमको ये देखना अनरियल है कि मे भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है, तो इस हिसाब से वाज और वेयर का इस्तेमाल होता है इफ लगा के। अगर हम इफ नहीं लगाएंगे तो हम ये क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं ना, तो हम यहाँ पे वाज आई भी कर सकते हैं। इफ नहीं लगाएंगे तो वाज और आई, वाज से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इफ हटा देंगे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी इफ हटा के वर आई करके भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगला हैज है, यूजेस ऑफ हैज है। तो सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ होगा? पोजेशन को दिखाने के लिए, मालिकाना हक, पोजेशन, मालिकाना हक। तो एग्जाम्पल, आई हैव अ टॉय या आई हैव टॉयज, मेरे पास खिलौने हैं। आई हैव अ कार, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना, मैं रखता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा हक है, यहाँ पे होता है। दूसरा, परफेक्ट टेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। परफेक्ट टेंस कंडीशन देखे काम की दो होती है। एक काम जो पहले कभी समाप्त हो चुका, जो काम अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ, जैसे मैंने अभी आप लोग को व्हाट इज वर्ब बताया, जस्ट अभी समाप्त हुआ।
ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर का इस्तेमाल हुआ। जस्ट अभी समाप्त हुआ, जो काम अभी तुरंत समाप्त होता वहाँ पे चुका है, मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, ऐसे या चुकी हूँ होता है तो वहाँ पे परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो परफेक्ट टेंस में कैसे हैज और हैव का इस्तेमाल होता है, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आई हैव डन, है ना, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई डिनर। तो इस तरीके से ये परफेक्ट टेंस में। तीसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। इसमें बीन लग जाता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। मैं 2 घंटे से लगातार काम कर रही हूँ, या मैं 2 घंटे से लगातार वीडियो बना रही हूँ, तो आई हैव बीन मेकिंग वीडियो फॉर 2 आवर्स, ऐसे करके भी हम बता सकते हैं। इसी को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हैव के साथ बीन लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। अगला पैसिव वॉइस, चौथा पैसिव वॉइस। जैसे हम यहाँ पे हमने वर्ब की यहाँ पे आईएनजी लगा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। चौथा हो गया 5वां कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, सिर्फ होने वाली स्थितियों के लिए। यदि मैं डॉक्टर होता, या मैं बीमार होता, मैं इंजीनियर होता, तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो वहाँ पे मैं डॉक्टर होता, मैं इंजीनियर होता, मैं बीमार होता, तो वाज वेयर का इस्तेमाल कर। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, है ना। यदि तुम मेरे पास आते मतलब वो आया नहीं या काम हुआ नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। यदि तुम कठिन या परिश्रम करते तो तुम पास हो जाते, मैंने वो काम किया नहीं इसलिए मैं पास नहीं हो पाई। यदि तुम अच्छे से पढ़े होते तो तुम जरूर समझ पाते, तो जब हमने वो काम किया ही नहीं तो वो काम कैसे हो पाएगा। तो इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंस में भी हमारा ये जो है हैज है इस्तेमाल होता है। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हैड का इस्तेमाल होता है, हैज हैव की जगह हैड का, और कंडीशन सेम रहती है। इसका कंडीशनल सेंटेंस का मैं एग्जांपल आप लोग को बता देती हूँ लिख के। यदि तुम मेरे पास आए होते, है ना, यदि तुम मेरे पास आए होते, पास्ट की बात हो रही ना, हैड लगा है, कम केम कम, आए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड, तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता, है ना। यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता। यदि तुमने कठिन मेहनत की होती तो तुम पास होती। इफ, और यहाँ पे अगर हम इफ को हटा देंगे तो हैड, सी, और पूरा सेंटेंस ऐसे भी हम बना सकते हैं इसको, इफ को हटाए। इफ सी हैड वर्कड हार्ड, है ना, यदि वह कठिन परिश्रम करती तो वह पास हो जाती। तो इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंस में भी हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल होता है। मैंने हैड का भी इस्तेमाल बताया। यदि मैं डॉक्टर होता, अब मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकती, तो आई वर अ डॉक्टर, है ना, तो मैं वहाँ पे वर्क का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अब मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। आप सभी जानते हैं कि उसको पढ़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स भी बोलते हैं उनको, जो हमारी शक्ति बताते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।